फ़ोन साइलेंट कर लीजिएगा, बीच में डिस्टरबेंस ना हो जाए। और जिनका लिखना नहीं हुआ बाद में लिख लेंगे, मैं मिटाऊंगा नहीं, लिखने के लिए टाइम दे दूंगा, ठीक है। थोड़ा हम लोग पहले समझ लेते हैं इस सब्जेक्ट मैटर को, उसके बाद फिर जिनका बचा है वो लोग लिख लीजिएगा। ये मेरा फिनेंशियल मैनेजमेंट का दूसरा चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर मैंने पढ़ा है लिवरेज, ये सेकंड चैप्टर है, स्टार्ट कर रहे हैं कैपिटल बजटिंग। पहले आप लोगों को एक बात बता दें, जैसे हम लोग जब क्लास 11 में एडमिशन लेते हैं पढ़ने के लिए सबसे पहले बार, तो उस समय हम लोगों के ध्यान में क्या आता पता है कि हम लोगों ने कॉमर्स लिया है तो हम लोगों का मेन पेपर अकाउंट्स है और पूरा फोकस जो है वो सिर्फ किसके ऊपर चला जाता है, अकाउंट्स के ऊपर जाता ही है। लेकिन जो फाइनेंस वाला एरिया है वो अकाउंट से कहीं ज़्यादा बड़ा है, बहुत बड़ा है। तुम इमेजिन नहीं कर सकते कि फाइनेंस का एरिया किसी भी कंपनी के लिए कितना ज़्यादा बड़ा हो सकता है। आप लोगों को याद होगा, आप लोगों में से कुछ लोगों ने एक मूवी देखी होगी, पार्टनर, पार्टनर मूवी, उसका गाना है ना, डू यू वांट अ पार्टनर। वो मूवी आप लोगों ने देखा होगा। हाँ, बाकी का रिहर्सल हम लोग क्लास के बाद कर लेंगे। तो उस मूवी में जिन लोगों ने देखा होगा उनको याद होगा, एक सीन आता है जब कैटरीना कैफ पूछती है सबको बिठा के मैनेजमेंट में कि मेरा एक दोस्त है, उसके कंपनी में 1000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करना है, तो इन्वेस्टमेंट हम करें कि नहीं करें। तो आप लोगों ने जो वो पिक्चर देखी होगी उसको याद होगा, 10 लोग इधर बैठे रहते हैं, 10 लोग इधर बैठे रहते हैं, बड़ा सा टेबल पे। हाँ हाँ, अब ये जो 10-10 लोग बैठे रहते हैं वो कौन होते हैं? वो सारे के सारे कंपनी के फिनेंशियल एनालिस्ट होते हैं। आप इमेजिन करो जो बात मैं बताने जा रहा हूँ कि तुम क्लास 11 में जब अकाउंट्स लिए थे तो तुम सोचे थे कॉमर्स लेने के बाद कि मेन पेपर क्या है, अकाउंट्स। अकाउंट्स, कॉमर्स का मतलब अकाउंट्स। आप कोई साइंस वाला से पूछ ले हो तो बोला तुम लोग तो खाली DRCR करता रहता है। मैंने उन लोगों के लिए क्या है, हम लोग सिर्फ DRCR वाले लोग हैं। लेकिन रियल में फिनांस का एरिया कितना बड़ा है तुम सोच के देखो। अगर वो मूवी तुम देखे होगे कि वो 10 लोग इधर और 10 लोग इधर सिर्फ किस लिए बैठे रहते हैं, ये डिसाइड करने के लिए कि कंपनी अगर 1000 करोड़ इन्वेस्ट करेगा तो वो करे कि नहीं करे, करने में फायदा होगा या नुकसान होगा। और कंपनी सिर्फ इस बात का एनालाइज करने के लिए 20 लोगों को रखा है। और सैलरी कितना दे रहा है, किसी का 50,000, किसी का 60,000, किसी का 80,000, इस हिसाब से तुम एवरेज सोच लो ना भाई कि 50,000 रुपया अगर एक को सैलरी देता होगा और 20 आदमी को रखा है तो 10 लाख रुपया महीने का सैलरी सिर्फ किसको दिया जा रहा है? उन लोगों को जो कंपनी को खाली ये बताएगा कि कंपनी को कहां पर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। तुम समझ रहे हो फाइनेंस का एरिया कितना बड़ा है किसी भी कंपनी के लिए। बड़ी बड़ी कंपनियों में अगर एक डिपार्टमेंट अकाउंट्स का होता है ना, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, जिसमें तुम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हो, तो 5 डिपार्टमेंट फाइनेंस का होता है। क्योंकि जो फाइनेंस वाला एरिया है वो अकाउंट्स वाले एरिया से बहुत बड़ा है, समझे। पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, पैसे को बढ़ाना और किस हिसाब से उसको मैनेज किया जाए ये बड़ी बात होती है, समझ रहे हो। नहीं तो आपने ये भी देखा होगा कि बड़े बड़े लोग, बहुत लोग पैसा कमाए तुरंत रास्ते पे आ गए। आपके सामने एग्जाम्पल भरा पड़ा होगा कि फलाना आदमी को 1 करोड़ का लॉटरी लगा, 3 साल बाद देखो फिर वो रिक्शा ही चला रहा है। अगर आपके सामने ये एग्जाम्पल नहीं आए तो मैं बाद में कभी बता दूंगा। होता है क्योंकि एक आम आदमी है, उसको पता ही नहीं पैसा को मैनेज कैसे किया जाता है, और अचानक 1 करोड़ का लॉटरी लग गया तो समझ ही नहीं पाएगा। और फिर 5 साल के बाद फिर वो जहां पे था वहीं चलाएगा, पूरा पैसा खत्म। इसलिए पैसे को कमाने से ज्यादा पैसे को मैनेज करने का टेक्निक होना चाहिए इंसान के अंदर में। और ये सारी चीजें ही जानने के लिए आप लोगों के सिलेबस में रखा गया है, किसको? फिनेंशियल मैनेजमेंट को। अभी का जो हम लोगों का चैप्टर है कैपिटल बजटिंग, तो जो मैंने कहा ना कि पैसे हैं 1000 करोड़ और हमको इन्वेस्ट करना है, हम करें कि नहीं, वो डिसीजन जो हम लोगों का होता है, या कहाँ करें। अगर हमारे पास बहुत सारा ऑफर है
तो हम अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करें कि जो मेरे लिए ज़्यादा सही रहेगा, वो जानने के लिए जो टेक्निक हम लोग अप्लाई करते हैं उसको हम लोग नाम देते हैं कैपिटल बजटिंग। समझे? और वो फिल्म की तरह नहीं चलता दुनिया, यहाँ अलग कहानी है। वहां तो गोविंदा टेबल पर खड़ा हो जाता है, बोलता किससे पूछ रहे हो, ये टकले से पूछ रहे हो, चड्डा जिसको चड्डी पहनने नहीं आता, बोलता है ना, या इसको पूछ रहे हो 10 रुपए का गुलाब अपनी वाइफ को नहीं दिया, ये आपको क्या बताएगा कि आपको पैसे कहाँ इन्वेस्ट करने हैं। जब आपने दोस्ती की थी तब तो नहीं सोचा था कि दोस्ती करें कि नहीं, तो पैसा लगाना है तो लगा दीजिए दोस्त के कंपनी में। वो सब फिल्म में अच्छा लगता है, लेकिन रियल लाइफ में नहीं। रियल लाइफ में हमारा 1000 करोड़ है तो हम डिसाइड करेंगे कि मेरे लिए कहाँ इन्वेस्ट करना सही होगा, उसके बाद ही करेंगे। नहीं तो वही कहानी होगी कि 1 करोड़ लॉटरी में जीते, अचानक 1 करोड़ आ गया, 5 साल के बाद फिर हम लोग वहीं पर हैं। समझ रहे हैं? तो कैपिटल बजटिंग वाला चैप्टर हम लोगों को क्या बताता है? कैपिटल बजटिंग हम लोगों को सिखाता है कि अगर हम लोगों के पास 2 प्रोजेक्ट आ जाए, 2 ऑफर आ जाए, मैं 2 का एग्जांपल ले रहा हूं, 3 4 5 ऑफर भी आ सकता है, और हमको अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, तो हम किस जगह पर अपना पैसा इन्वेस्ट करें जो कि फिनेंशियली ज्यादा सही रहेगा। ठीक है? अब ये एनालिसिस करने के लिए हम लोग कौन सा टेक्निक यूज करते हैं? कैपिटल बजटिंग। कैपिटल का मतलब क्या होता है? पैसा, इन्वेस्टमेंट, और बजटिंग का मतलब होता है डिसाइड करना कि इसको कहां पर इन्वेस्ट किया जाए। सही है? अब हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर में हम लोग कौन कौन सा टूल्स यूज करेंगे ये डिसाइड करने के लिए। तो 4-5 चीजों की कैलकुलेशन होगी, उस कैलकुलेशन के बेस पर हम लोग डिसाइड करेंगे कि हमारा इन्वेस्टमेंट कहां पर होना चाहिए। जिसमें सबसे पहला पॉइंट लिखा गया है, आप देख रहे हो, पे बैक पीरियड। सिंपल वर्ड है और जो वर्ड है वही इसका मीनिंग भी बता रहा है। पे बैक पीरियड क्या इंडिकेट करेगा कि हम जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कितने सालों में हमको वापस मिल जाएगा, एटलीस्ट मेरा लगाया हुआ पैसा मेरे को मिल जाए। जैसे अगर हम 1 करोड़ कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम कैलकुलेट करके देखेंगे कि प्रॉफिट तो बाद में आएगा, एक्स्ट्रा तो बाद में आएगा, कम से कम ये जो 1 करोड़ लग रहा है ये 1 करोड़ कितने दिनों में या कितने सालों में मेरे पास वापस आ जाए। जैसे मान लो हमको एक ऑफर मिला कि आप 1 करोड़ यहां लगाइए, 3 साल में आपको ये 1 करोड़ मिल जाएगा वापस, 3 साल के बाद आपको फायदा होने लगेगा। और एक दूसरा ऑफर मिल रहा है जिसमें बोला गया है कि इसमें आप पैसा लगाइए, इसमें आपका 1 करोड़ रुपया 4.5 साल के बाद वापस मिल जाएगा और उसके बाद प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो अगर मेरे पास ये 2 ऑफर हैं और मेरा डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ पे बैक पीरियड करना है, तो हम कौन सा ऑफर चूज करेंगे? 3 साल वाला, क्योंकि मेरे दिमाग में आएगा ना कि 3 साल बाद तो मेरा पैसा आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा, जितना जल्दी रिकवर कर लो उतना अच्छा है। होता है कि नहीं? आप जाते हो कहीं पे पढ़ने के लिए, मेरे पास तो ऐसा सिस्टम नहीं है, जानते ही हो आप लोग। कहीं जाते हो पढ़ने के लिए, क्या बोलते हैं टीचर लोग? पहले पैसा जमा कर दो, क्योंकि रिकवरी जितना जल्दी हो जाए उतना ही सही है। फ्यूचर का क्या पता, गलत बोल रहे हैं क्या? मेरे यहाँ आकाश ऐसा नहीं है, डोंट वरी। जैसे अभी पहला दिन आया, बोला वो बाबा इनडायरेक्टली पैसा मांग रहा है। तुम आराम से देना, कोई बात नहीं है, ठीक है? रिकवरी जितना जल्दी हो जाए उतना सही है। तो हम लोग अगर डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ पे बैक पीरियड लेते हैं, ये भी मुस्कुरा रहा है अभी तक। ये बोल रहा बहुत चालू है, टॉपिक में एक बार पैसा जरूर मांग लेता है। अगर हमारा डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ पे बैक पीरियड है तो हम लोग किसको चूज करेंगे? किस प्रोजेक्ट को? जिस प्रोजेक्ट में हम लोगों को पैसा जल्दी मिलने का चांस रहेगा। समझ रहे हैं? अब ये हम लोग फर्स्ट फॉर्मूला इसका क्या बोल रहा है? व्हेन सीएफएटी फिक्स। सीएफएटी का मीनिंग बता दिए, कैश फ्लो, जो पैसा हम लोगों को मिलता रहेगा आफ्टर टैक्स, टैक्स कटने के बाद, बट बिफोर डेप्रिसिएशन। लेकिन उसमें डेप्रिसिएशन कटना नहीं चाहिए। और डेप्रिसिएशन को क्यों इसमें नहीं लिया गया उसका भी रीजन मैंने बताया कि डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश आइटम होता है। नॉन कैश मतलब डेप्रिसिएशन के कारण मेरे पास से कुछ पैसा ज्यादा नहीं है, इसलिए हम लोग डेप्रिसिएशन को कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है?
और व्हेन CFAT फिक्स, अगर आपका कैश फ्लो हर साल का फिक्स है तो फॉर्मूला हम लोग क्या लेंगे, टोटल इन्वेस्टमेंट और इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जो पैसा हम लोग लगा रहे हैं, इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय CFAT। ठीक है। और अगर मान लीजिए आपका CFAT फिक्स नहीं है, CFAT फिक्स नहीं का मतलब क्या है, ऐसा भी होता है ना, कहीं कहीं पैसा हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट पर हमको हर साल फिक्स अमाउंट नहीं मिलता, अलग अलग मिलता है। अगर बोल दिया गया कि हर साल आपको 10,000 ही मिल रहा है तो ये हो गया CFAT फिक्स। और अगर बोल दिया कि कभी 10,000 भी मिल सकता है, कभी 15,000 भी मिल सकता है, किसी साल 8,000 भी मिल सकता है, किसी साल 7,000 भी मिल सकता है, किसी साल 18,000 भी मिल सकता है, तो ये क्या हो गया, हर साल का कैश फ्लो अलग अलग, तो उसको हम लोग बोलते हैं व्हेन CFAT नॉट फिक्स। ठीक है। इसमें हम लोग क्या लेंगे, बेस ईयर प्लस इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस CCF माइनस 1 लिखे हैं, और डिवाइड में लिखे हैं CCF 1 माइनस CCF माइनस 1। ठीक है। यहाँ पर दो तीन बातें मन में आएगी, जैसे कि ये CCF क्या होता है, तो इसके लिए तो हमने यहाँ लिख दिया कि CCF इंडिकेट करेगा हमारा क्यूमुलेटिव कैश फ्लो। क्यूमुलेटिव वर्ड का मतलब क्या होता है, जब एक साल के फिगर में दूसरे साल का फिगर ऐड होता जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्यूमुलेटिव। ठीक है। और दो तीन चीजें हैं, ये क्यूमुलेटिव -1 है, ये इंडिकेट करेगा कि जिस साल हम लोगों का बेस ईयर है उसके पहले वाले साल का, और CCF 1 जहां इंडिकेट कर रहा है वो 1 इंडिकेट करेगा कि जो हम लोगों का बेस ईयर है उसके आगे वाले साल का। अगर मान लीजिए अभी ये लाइन क्लियर नहीं हो रही है तो घबराइएगा मत, जब आपके सामने सम्स करने के समय फिगर रहेगा, कैलकुलेशन में तो फिगर रहेगा ना, तो जब हम लोगों के सामने फिगर रहेगा तो उस समय ये मैटर आपका और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि इसमें से कौन से साल को हमको बेस ईयर लेना है, कौन सा हमारा CCF 1 होगा, कौन सा हमारा CCF -1 होगा। ठीक है। अभी सिर्फ हम लोगों को ध्यान में रख लेना है कि अगर हमारा CFAT फिक्स नहीं है तो हम लोगों को फॉर्मूला क्या लेना है, बेस ईयर प्लस इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस CCF -1 डिवाइडेड बाय CCF 1 माइनस CCF -1। ठीक है। ओके। और एक बात है, दिमाग में ये कंफ्यूजन तो नहीं आएगा ना कि कब हम लोग फर्स्ट वाला लेंगे, कब हम लोग सेकंड वाला, क्योंकि क्या होता है कभी कभी स्टूडेंट 3-4 क्लास के बाद पूछता है, नहीं तो अभी तो बिल्कुल भी नहीं पूछेगा, एग्जाम के समय पूछेगा, क्योंकि अभी पढ़ेगा कौन, ये भी मैटर है, पढ़ेगा सब कब, एग्जाम के समय, और उस समय क्वेरी करेगा कि सर पेबैक पीरियड में तो दो फॉर्मूला है, तो हम कैसे समझेंगे कि कौन सा वाला यूज करना है। उस समय भूल जाएगा कि जब CFAT फिक्स रहेगा तो ऊपर वाला लेना है, जब CFAT फिक्स नहीं रहेगा तो नीचे वाला लेना है, ये भी कुछ लोग भूल जाएगा। उसमें भी पूछेगा कि हम लोग कैसे समझेंगे कि CFAT फिक्स है, 5 साल का डेटा दिया और पांचों का कैश फ्लो क्या है, सेम, CFAT फिक्स है। 5 साल का डेटा दिया और पांचों में कैश फ्लो क्या है, अलग अलग, मतलब CFAT फिक्स नहीं। ठीक है। अब देखिए दूसरा कैलकुलेशन जो हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे वो है हम लोगों का एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, जिसको हम लोग शॉर्ट में ARR भी बोलते हैं। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न एक तरीके का इनकम के ऊपर रिटर्न निकालना है, और उसके लिए भी हम लोगों ने 2 फॉर्मूला लिया। देखिएगा, पहला फॉर्मूला बोल रहा है एवरेज EAT डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100। एवरेज EAT का मतलब है अर्निंग आफ्टर टैक्स। जो लोग लीवरेज पढ़ लिए हैं वो समझ गए होंगे, मैंने यहाँ पूरा लिखा नहीं है। EAT क्या इंडिकेट करता है, अर्निंग आफ्टर टैक्स। ठीक है। और डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट लेंगे इनटू 100, परसेंटेज में निकलेगा। और दूसरा एक फॉर्मूला लिखे हैं एवरेज EAT के जगह, मतलब अर्निंग आफ्टर टैक्स के जगह कभी कभी सम्स में दे देता है नेट इनकम, तो अगर नेट इनकम दे देगा तो हम लोग लेंगे नेट इनकम डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100। ठीक है। एवरेज इन्वेस्टमेंट अगर नहीं दिया है सम्स में तो एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए आप एक कैलकुलेशन यूज कर लोगे, लास्ट टाइम में एकदम लिखे हैं कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, मतलब जिस प्रोजेक्ट में तुम पैसा लगा रहे हो उसमें कितना तुम्हारा इन्वेस्टमेंट हुआ है। कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट माइनस स्क्रैप। तो स्क्रैप का मतलब तो समझते हैं, स्क्रैप का मतलब क्या होता है, नॉर्मली जो हम लोगों को किसी भी चीज का अंतिम में वैल्यू मिलता है और वो वैल्यू बहुत ज्यादा मार्केटेबल नहीं होता, मतलब बहुत कम मात्रा में। ठीक है।
तो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय 2, प्लस करते हैं हम लोग इसमें वर्किंग कैपिटल और प्लस करेंगे स्क्रैप। ये कैलकुलेशन करने के बाद जो फिगर मिलेगा वो होगा तुम्हारा एवरेज इन्वेस्टमेंट, और एवरेज इन्वेस्टमेंट को हम लोग यहाँ लेंगे, हम लोगों को ईएटी के साथ कैलकुलेट करके एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मिल जाएगा। दूसरा कैलकुलेशन ये आपसे पूछा जा सकता है, और ध्यान रखिएगा इस चैप्टर से छोटा सम्स पूछने का चांसेस कम है, बड़ा सम्स पूछने का चांसेस ज्यादा है। तो बड़े सम्स में क्या होता है, भले ही हम लोग छोटे छोटे सम्स करें इसमें, बाद में सब जोड़कर एक बार बड़ा सम्स भी करेंगे, बड़ा आने का आपका चांसेस ज्यादा क्यों है, क्योंकि चैप्टर ये बहुत ज्यादा है, 20 मार्क्स का, समझ रहे हैं। तो जब भी एक बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो उसमें इंफॉर्मेशन देने के बाद 1 2 3 4 करके सारी चीजें एक साथ पूछ ली जाती है, इसलिए हर चीज को आप बहुत केयरफुली समझ के चलेंगे। तीसरा जो पॉइंट है वो है हम लोगों का नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला समीशन ऑफ डीसीएफएटी माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। डीसीएफएटी इंडिकेट करेगा, सीएफएटी तो समझ गए हैं, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन, और डी वर्ड जो इसमें लग गया है वो डी वर्ड इंडिकेट करेगा हम लोगों का डिस्काउंटिंग कैश फ्लो आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन। अब डिस्काउंटिंग वर्ड इसमें क्यों यूज किया जाता है वो समझ लेते हैं। अभी क्या है कि तुम लोग सीरियस क्यों हो गए हो इतना, आराम से सुनो। अभी हम लोगों का एक मीटिंग हुआ था कुछ फ्रेंड्स के साथ में, 4-5 लोग। तो 4-5 लोग जब मिलते हैं तो वो लोग अपने बारे में कम बात करते हैं, उसके बारे में ज्यादा बात करेंगे जो नहीं आया है। ऐसा होता है तो सार बोला ना, हम लोग ऐसा नहीं करते। तो तुम अपवाद हो सकते हो, लेकिन हम लोग जो है वो आम आदमी है, और आम आदमी यही करता है, वो अपने बारे में कम सोचता है, दूसरे के बारे में ज्यादा सोचता है। तो एक दोस्त जो हम लोगों का नहीं आया था वो एसबीआई में जॉब करता है, समझे। तो हमारा जो एक दोस्त आया था वो क्या बोला, वो जानता है उसका मोहितवा, वो तो एसबीआई में है, बढ़िया है उसका, रिटायर होगा जानता है। कल ही फोन पे बात हो रहा था, बोला भाई हमको तो कोई टेंशन नहीं, रिटायर होंगे तो 1 करोड़ रुपया मिलेगा, आराम से ऐश करेंगे, कोई टेंशन नहीं है, हम अभी से ही देख लें हिसाब करके 1 करोड़ मिल जाएगा। मैं कुछ बोला नहीं वहां पे, क्योंकि बोलना उचित नहीं था। क्यों उचित नहीं था, क्योंकि जब एक आदमी किसी दूसरे का बुराई कर रहा है और वो बुराई करके खुश हो रहा है, ये बुराई नहीं है, बुराई नहीं है, ये जलन है। इसको बुराई नहीं बोलते हैं, ये जलन है। तो जब तुम किसी से जल रहे हो और जल के खुश हो रहे हो तो ठीक है, मेरा नेचर है कि ये अगर जल के खुश हो रहा है तो इसको खुश होने कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कुछ बोला नहीं उसको, लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, वो समझिएगा, ये फिनेंशियल बात है, समझ रहे हैं। वो जिसने कहा कि हमको 1 करोड़ रुपए मिलेगा जब मैं रिटायर होऊंगा एट द एज ऑफ 60, समझ रहे हैं, 60 में जनरली रिटायरमेंट होती है, तो एट द एज ऑफ 60 उसको 1 करोड़ मिलेगा, वो ऐसा बोल दिया, और जो मेरा दोस्त है वो जलने लगा। उसकी जलन कल से रह नहीं पा रही थी, तो वो जब हम लोगों से दूसरे दिन मिला तो वो बता दिया, बातों से उसके लग रहा था। मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, देखिए, उसने कहा कि हमको रिटायरमेंट के समय मिलेगा 1 करोड़ रुपए, ठीक है, और उसकी रिटायरमेंट होगी 25 साल के बाद। उसकी रिटायरमेंट कब होगी, 25 साल के बाद। तो हमने कैलकुलेट किया कि 1 करोड़ रुपया उसको मिलेगा 25 साल के बाद। आज के डेट में उसकी वैल्यू है 18 लाख रुपए। आज के डेट में उसकी वैल्यू क्या होगी, 18 लाख रुपए। मैं एक रफ कैलकुलेशन बता रहा हूं, जैसे ये सीए करता है, बाद में जाके हिसाब करेगा, नहीं सर 18 लाख नहीं है 15 लाख आएगा, आप गलत बता रहे हैं। मैं एक रफ कैलकुलेशन बता रहा हूं, क्या कि उसको 1 करोड़ रुपया कब मिलेगा, 25 साल के बाद, जब वो 60 के एज में रिटायर होगा तब। अभी उसकी वैल्यू अगर निकाली जाए तो कितना निकल रहा है, 15 लाख रुपए या 18 लाख रुपए। अब आप सोच के देखो कि 1 करोड़ सुनने में जितना अच्छा लगा था, 1 करोड़ मिलेगा, अभी वो क्या लग रहा है, 15 लाख मिलेगा। मतलब जो चीजें तुम अभी 15 लाख में खरीद पा रहे हो, उस समय वही चीज 1 करोड़ में खरीद पाएगा, तो बहुत ज्यादा अमाउंट है क्या,
बिल्कुल नहीं। 15 लाख रुपए की अभी क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू है नहीं। तो अगर मान लीजिए आप फिनेंशियली स्ट्रांग है, आपको कैलकुलेशन आता है, आपने पढ़ा है, तो कोई आदमी अगर ये सब बात बोलेगा तो तुम जल्दी से चौंक नहीं जाओगे तुरंत। तुम तुरंत हर चीज को कैलकुलेट नहीं करोगे, तुम पहले शांति से सोचोगे कि इसकी बातों में वजन कितना है। 1 करोड़ रुपया अगर अभी मिलता तो हम सोचते कि भाई 1 करोड़ मिल गया। 1 करोड़ मिलेगा कब? 25 साल के बाद। उसकी आज की वैल्यू कितनी है? 15 लाख रुपए। मतलब 15 लाख में जो तुम आज खरीद पा रहे हो, 25 साल के बाद वही चीज तुम 1 करोड़ में खरीद पाओगे। तो रियल में वो कितना वैल्यूएबल है? 15 लाख रुपया का वैल्यू। समझ रहे हैं मेरी बात? लेकिन उसको अगर ये बोला जाता कि हमको 15 लाख मिलेगा, तो ना बेटा 15 लाख मिलेगा, लेकिन ये बोला 1 करोड़ मिलेगा, लग रहा है 1 करोड़ मिलेगा। समझ रहे हैं? अब क्वेश्चन ये है कि वो जो 1 करोड़ मिल रहा है 25 साल के बाद, उसकी आज के डेट में ये जो वैल्यू निकाला गया कितना? 15 लाख, ये कैसे निकालेंगे? तो ये निकालने के लिए जो हम लोग टूल्स यूज करते हैं, वो कैपिटल बजटिंग के अंदर में पॉइंट क्या आता है हम लोगों का? नेट प्रेजेंट वैल्यू। और नेट प्रेजेंट वैल्यू के लिए हम लोग कौन सा पॉइंट यूज कर रहे हैं? डिस्काउंटिंग कैश फ्लो आफ्टर टैक्स माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। मतलब पहले की वैल्यू को, मतलब फ्यूचर के वैल्यू को आज के डेट में लाने के लिए जो टूल्स यूज होता है वो होता है डिस्काउंटिंग फैक्टर। डिस्काउंटिंग फैक्टर अप्लाई करके हम लोग उसकी वैल्यू आज के डेट में ले आते हैं। और अगर मान लो ऐसा निकालना हो, किसी के मन में क्वेश्चन आ जाए कि मान लीजिए आज 10 लाख रुपया जमा कर रहे हैं, 25 साल के बाद इसका क्या वैल्यू होगा, मतलब फ्यूचर वैल्यू निकालना है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं कंपाउंडिंग टेक्निक। वो भी आपको बताया जाएगा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ाया जाएगा तब। कौन सा टेक्निक? फ्यूचर में वैल्यू निकालना है तो हम लोग यूज करते हैं कंपाउंडिंग टेक्निक, और फ्यूचर का वैल्यू आज के डेट में निकालना है तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं डिस्काउंटिंग टेक्निक। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग निकालते हैं प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, कि हम जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें कितना प्रॉफिट कमाएंगे। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं फॉर्मूला समेशन ऑफ DCFAT, डिस्काउंटिंग कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ठीक है। और लास्ट में हम लोग निकालते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का एरिया बहुत बड़ा है और ये ब्रॉडर सेंस में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें हम लोग एक मैथमेटिकल टूल्स भी यूज करते हैं जिसको हम लोग नाम देते हैं मेथड ऑफ इंटरपोलेशन। मेथड ऑफ इंटरपोलेशन। ठीक है। इसका एरिया थोड़ा बड़ा है, कोई एक लाइन का फॉर्मूला नहीं है। इसमें हम लोग कुछ मैथमेटिकल डिस्कशन भी करेंगे, और कौन सा पॉइंट पे खास करके डिस्कशन होगा कैलकुलेशन के लिए? मेथड ऑफ इंटरपोलेशन। तो इस पॉइंट के ऊपर हम लोग एक सेपरेट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए जितनी पॉइंट्स यहाँ पर आपको बताई गई, उसमें से किसी भी पॉइंट के ऊपर किसी का डाउट हो तो एक बार पूछ लीजिए, और जिनका लिखना नहीं हुआ था वो एक बार कंप्लीट कर लीजिए। मन में किसी पॉइंट से रिलेटेड डाउट हो तो मैं एक बार फिर से पूछ लो, मैं उसको रिपीट कर देता हूँ। ठीक है। ओके।